नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कल का दिन यानी शुक्रवार का दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था और इस जो राजनीति है उसका केंद्र बिंदु बिहार था। और बिहार रहना भी है क्योंकि आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले ही वहां किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, चुनाव आयोग की भूमिका के बाद राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज बढ़ गई है और उसकी डायरेक्शन भी बदली हुई है। लेकिन चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से उसके मनमाने रवैये पर लगाम लगाई है। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं। और आपने देखा भी होगा जिस तरीके से आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, और जो मनमाना तरीका उसने अपनाया है एसआईआर में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, तो उसको बता दिया है कि आप अपने मनमानी तरीके से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर लगाम लगेगी और संवैधानिक जो दायरा है आपके लिए जो तय किया गया है उसके भीतर रहकर ही आप काम करेंगे। कितने भी आप न्यू इलेक्शन कमीशन का दावा कर रहे हो, लेकिन संविधान के भीतर ही ये न्यू इलेक्शन कमीशन भी है। न्यू इलेक्शन कमीशन संविधान के बाहर नहीं चला गया है। खैर, हम जो राजनीतिक सरगर्मी की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच मुख्य रूप से मुकाबला होना है। इन दोनों ही गठबंधनों के लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इंडिया गठबंधन की तो यात्रा चल रही है, रविवार से ही यात्रा चल रही है, जो वोटर अधिकार यात्रा है, और जो सासाराम से शुरू हुई थी और कल मुंगेर भागलपुर ज़िलों में थी। और जिस तरीके से वहाँ पर कई किलोमीटर की लाइन इस यात्रा में चल रही है कार्यकर्ताओं की, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आम जनता उससे जुड़ रही है, ख़ास तौर पर वो जनता जुड़ रही है जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट बनी है, इसके पीड़ित लोग जो हैं उनका वहाँ पर आना ये बड़ा महत्व रखता है। और ये सारे जो वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं ये बड़े एविडेंस का काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, लेकिन कल क्या कुछ हुआ उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की जो वोटर अधिकार रैली है इसको ज़बरदस्त सफलता वहाँ मिलती दिखाई पड़ रही है। तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है वहाँ पर वो देखा जा सकता है। और तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, उसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के नेता हैं, मुकेश सहनी है, ये सभी घटक दलों के नेता इस वोटर अधिकार रैली में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी भी एक दिन के लिए दिल्ली आए थे, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे और ये छठा दिन आज है उसका। तो ये यात्रा को ज़बरदस्त सफलता वहाँ पर मिल रही है। और कल ही गया जी में, पहले नाम गया था शहर का, अब गया जी हो गया है। तो गया जी, हालांकि कहने को लोग गया जी कहते हैं, जो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, शहर हैं, उनके नाम के साथ जी लगाया जाता है आदर सूचक, आदर के पूर्वक, आदर के रूप में। जिस तरह से अयोध्या जी है, काशी जी है, तो ये एक तरीका है, उसको आधिकारिक बना दिया है नीतीश सरकार ने। अब गया जी नाम हो गया है शहर का। तो गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा थी, रैली थी, और ये रैली भी बिल्कुल उसी तरीके से हुई जैसे होती है, चुनावी रैली है। तो चुनावी रैली हो या गैर चुनावी रैली हो, चुनावेतर रैली हो, प्रधानमंत्री के भाषणों का जो सबसे मुख्य बिंदु होता है, यहाँ तक कि संसद के भाषणों में भी वही चीज़ें हावी रहती हैं कि पिछले 70 साल की कमज़ोरियों को बताना कि 70 साल में ये नहीं हुआ। 10 साल, 11 साल अब अपनी सरकार के हो गए हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी भी उनको वही बताना पड़ता है कि ये क्या हुआ। लालटेन युग में जिया करते थे, तो लालटेन युग में वास्तव में जिया करते थे 25-30 साल पहले, 40 साल पहले। हर जगह बिजली नहीं थी, दुनिया के तमाम कोनों में हर जगह बिजली नहीं थी, भारत में भी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि 50 साल पहले तो हमारे यहाँ टेलीफोन जो है वो गिने चुने हुआ करते थे, तो भी 50 साल पहले टेलीफोन वास्तव में गिने चुने हुआ करते थे। खैर, अब वो ये बोलते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला वो अपनी जगह है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री को अपनी सभा में काले झंडे लहराते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक सामने नारे लगाते हुए, वोट चोर के नारे लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसकी कल्पना प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। आज
आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का पहले नहीं की होगी, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने ये दृश्य देख लिया था। और ये दृश्य उन्होंने उस जगह पर देखा था जहां उनके आते ही, बहुत कम जाते हैं संसद में, लेकिन उनके आते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। भूल जाते हैं उनके समर्थक, या उनको ये आदेशित किया जाता हो कि आपको ये करना है। जहां की ये परंपरा नहीं है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहां पर नारेबाजी होगी। सम्मान में खड़े हो जाएं वो अलग बात है। हालांकि सम्मान में वहां केवल स्पीकर के सम्मान में खड़े होने का रिवाज है। किसी प्रधानमंत्री चले आ रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं या जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ कोई हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लोग सम्मान में वैसे खड़े हो जाएं, बात अलग है। लेकिन केवल स्पीकर के सम्मान में, ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, और कि उसमें स्पीकर के सम्मान में खड़े होते हैं। उनका सम्मान है, वो पर चेयरपर्सन होते हैं, वहाँ पर उसकी सदन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर मोदी मोदी के नारे वहाँ लगते थे, जैसे वो किसी जनसभा में जा रहे हैं या कोई युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हों, उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब परसों अचानक लोकसभा में पहुँच गए, जब ये हो गया कि अब लोकसभा समय से पहले उस मानसून सत्र का सत्रावसान कर दिया जाएगा, तो वहाँ वो बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए पहुँच गए। लेकिन उस क्षण की उन्होंने कल्पना नहीं की होगी जब पूरा का पूरा विपक्ष पूरे मानसून सत्र के दौरान SIR पर चर्चा की मांग कर रहा था। वोट चोरी को लेकर वो लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वहां वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं। वो बैठे हुए हैं और उनके सामने वो नारे लग रहे हैं। इसकी कल्पना प्रधानमंत्री ने कभी नहीं की। तो वो दृश्य तो वो देख चुके थे। और अगला दृश्य उनको जब जनसभा में भी दिखाई पड़ा, जहां आप जानते ही हैं कि वहां ऐसी भीड़ जुटाई जाती है, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं कि जो केवल और केवल उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन काले झंडे दिखाए गए और खड़े होकर दिखाए गए, जब वो भाषण दे रहे थे उस समय दिखाए गए, और वोट चोर के नारे वहाँ पर लगे प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री के किसी भी जो उनकी रैली होती है, सभा होती है, वहाँ काले झंडे लेकर लोग पहुँच कैसे गए, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। मैंने प्रधानमंत्री की कई रैलियाँ कवर की हैं, चुनावी रैलियाँ कवर की हैं, वैसे भी कई उनकी सभाएँ कवर की हैं हमने। वहाँ स्पेशली ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि काले कपड़े पहनकर लोग ना आए। काले कपड़े पहनकर आने पर पाबंदी होती, कहीं वो कपड़ा उतार कर न कोई लहरा दे। इस तरह की बंदिशें लगाई जाती हैं उनकी सभा में पहुंचने के लिए। हालांकि आपको एक हम वाकया बताएं, रायबरेली में एक बार सभा हो रही थी 2019 के चुनाव में, और वहाँ पर लोग वहाँ भी ऐसे ही हो रहा था। प्रधानमंत्री की सभा थी, वहाँ के अनाउंसमेंट हो रही थी कि काले कपड़े पहनकर लोग ना आए, काले झोले लेकर ना आए, मतलब काली चीज़ लेकर आप कोई वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। इस तरह की बंदिश। हुआ क्या, वहाँ पर भीड़ ही नहीं जुट रही थी। 1/4 मैदान भी वहाँ पर नहीं भरा, और काफ़ी देर प्रधानमंत्री जब तक मैदान भरा नहीं रहता है वो देखते रहते हैं राजधानी उस एक प्रॉपर प्लेस पर बैठकर। जब भरता है देख लेते हैं, तब वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। 2 घंटा हो जाए, 4 घंटा हो जाए, 5 घंटा हो जाए, 8 घंटा हो जाए, कई बार तो वापस लौट आते हैं, भीड़ नहीं रहती है। सहारनपुर में भी आपने देखा होगा जब चुनाव के वक्त ऐसा हुआ था, मुझे लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव के समय में। खैर, इस 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली में जब भीड़ आई ही नहीं, चौथाई भीड़ भी नहीं जुट पाई, और प्रधानमंत्री लखनऊ में आकर घंटों इंतजार कर रहे थे कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो, तो वहाँ से फिर घोषणा होने लगी कि भाई सबको भेजो, चाहे कोई काला कपड़ा पहना हो, चाहे कोई पीला कपड़ा पहना हो। उस जो घटना है उसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो खैर, इसका जिक्र ऐसे ही किया कि कैसे काले कपड़ों में जाने की लोगों को मनाही होती है, लेकिन वहाँ काले कपड़े लेकर लोग पहुँच भी गए, काले झंडे लहराने भी लगे, और लहराते ही नहीं रहे बल्कि वोट चोर का नारा लगाते रहे प्रधानमंत्री के लिए। तो ये दृश्य की कल्पना प्रधानमंत्री नहीं की होगी। और जो लोकसभा का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद प्रधानमंत्री की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई उसी दिन की। इस घटना के बाद जब लोकसभा यानी संसद का सत्रावसान कर दिया गया, लोकसभा का कर दिया गया, राज्यसभा का अपने आप ही हो जाता है, तो ये उसके बाद की एक तस्वीर थी। स्पीकर ओम बिरला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, चारों लोग बैठे हुए हैं और वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री को ये सब दृश्य देखकर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह अचानक जिस दिन यानी परसों सत्रावसान हुआ है, उसके ठीक एक दिन पहले वो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक लेकर आते हैं। पारित होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ले आए। उस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि क्यों ले आए, क्या वजह थी। और गृह मंत्री अमित शाह उस बिल को पढ़ रहे हैं और बिल की प्रतियां फाड़कर उनके पास फेंकी जा रही हैं, उनके ऊपर फेंकी जा रही हैं। इसकी भी कल्पना नहीं, उन्होंने भी नहीं की होगी। आप देखते होंगे कि जब बहुमत हुआ करता था तो किस तरीके से एक वरिष्ठ सदस्यों को ऐसी भाषा में ये लोग गृह मंत्री अमित शाह ने धमकाया है और एक तरीके से डांट कर डपट कर उनको बैठाया है, जो संसदीय भाषा तक नहीं कही जाती है। इस तरीके का ये तौर तरीका कभी नहीं अपनाया जाता रहा है, लेकिन यहाँ अपनाया जाता रहा है। आज उन्हीं प्रधानमंत्री और उन्हीं गृह मंत्री को ये दृश्य देखना पड़ रहा है, और इसके पीछे भी बड़ा कारण ये है संविधान। जिस संविधान को बदलने का सपना संजोए थे और 400 पार लाने का पूरा कॉन्फिडेंस था, हो सकता है जो आरोप लगते हैं विपक्ष के कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो चुनाव आयोग को लेकर साथ में लेकर और उसका सपना संजोए थे, उसी संविधान की बदौलत 240 सीट पर आ गए। और अब स्थिति यह है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम दे दिया गया है, और इस वजह से जो सबसे मजबूत बैसाखी है एनडीए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू खिसकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सीधे तौर पर। और चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाकी जो पार्टियां हैं, वो आमतौर पर सभी पार्टियां सरकार का समर्थन करती हैं, एनडीए में शामिल हो या ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में अब तक पिछले 10 साल से वो साथ रहती हैं, लेकिन वो भी अब खिसकती दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरह से ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, और जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को भी 30 दिन अगर वो रह गए तो अपने पद से हट जाएंगे, उसको लेकर ये क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, बीआरएस हो, चाहे वाईएसआरसीपी हो, और चाहे नीतीश कुमार हो, ये सभी लोग उससे हिले हुए हैं कि आखिर ये विधेयक क्यों लाया जा रहा है। पारित भले नहीं करा पाएगी सरकार, लेकिन पारित वो अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी नहीं करा पाएगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। 2/3 बहुमत ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। बावजूद इसके अगर वो ला रही है तो कोई मैसेज देना चाहती है, लेकिन अब सहयोगी दलों ने खुद ही सरकार को मैसेज दे दिया है, और उस मैसेज का असर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री को इस तरह की अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और सामना करने के बाद भी उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, न सिर्फ संसद में बल्कि चुनावी सभाओं में भी, रैलियों में भी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बदलते हुए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। हाँ, एक बात और, हमने कहा कि चुनाव आयोग को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार एक बार फिर लगाई है। सीधे तौर पर कहा है, जिन बातों को विपक्ष की मांग को सुनने को तैयार नहीं था चुनाव आयोग, उन सारे मुद्दों पर यहाँ चैलेंज किया गया, पिटीशन में याचिका दायर की गई। उन सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सब कुछ करिए, यानी आधार कार्ड को भी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, चाहे जितने दस्तावेज हों, लेकिन आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है, उसको तो आपको लेना ही लेना है। और ये कह रहे थे कि 11 दस्तावेज दीजिए, उसमें हम आधार कार्ड नहीं है। तो ये निर्देशित किया गया, और ये भी कहा कि जो 65 लाख लोगों को पहले नई सूची दे रहे थे, फिर सूची दी, तो ये कहा गया कि उनका आप वेरिफिकेशन करिए, उनसे फिर से आप एनुमरेशन फॉर्म दीजिए, उनको लिखिए और जांचिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं। और केवल आप ही नहीं जांचेंगे, उनके जो बीएलए हैं, यानी जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं, उनके ज़रिए आप उनका फॉर्म मंगाइए। और बाकायदा बहुत सारे निर्देश दिए। ये सारे निर्देश वही हैं जो चुनाव आयोग को बिल्कुल घुटनों पर लाकर रख दिए, और जो स्टेटस रिपोर्ट चुनाव आयोग ने दायर की वही दिखा रही थी कि कैसे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद घुटनों पर दिखाई पड़ रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट को अब यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में संविधान बहुत बड़ी चीज़ है। संविधान के दायरे के बाहर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो इस संविधान ने ऐसे टूल्स दिए हैं अलग अलग संस्थाओं को कि आप संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करेंगे, कोशिश करेंगे, आप उससे बच नहीं पाएंगे और ऐसा कर नहीं पाएंगे आप। तो ये सुप्रीम कोर्ट अब 8 सितंबर को फिर सुनवाई होगी और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम देखेंगे कि आप हमारे निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। तो अब देखना है आगे क्या होता है, एसआईआर पर क्या फैसला लेता है चुनाव आयोग। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि बहुत मुश्किल है कि इस एसआईआर पर जो चुनाव आयोग ने तैयार कर रखी है इस पर बिहार विधानसभा का चुनाव हो, क्योंकि अब वो 8 सितंबर को सुनवाई होगी, उसके बाद फिर रिवीजन होगा। ये लगता है कि अक्टूबर, इस पूरा का पूरा सितंबर और अक्टूबर का महीना लग जाएगा। तो चुनाव आयोग को पिछली जो जनवरी में उसने सूची तैयार की थी, मतदाता सूची, उसी पर उसको चुनाव कराना होगा जो लोकसभा चुनाव में तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर बनाई गई थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव हमको दें और हमारा हौसला बढ़ाएं।